हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अमरेंद्र पॉलिटिकल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। समय के अभाव में वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग का चल रहा था, जिसमें हम लोग होम रूल आंदोलन तक हम लोग पढ़े थे। भारत में होम रूल आंदोलन जो हुआ था उस समय तक। उसके बाद हमारा आता है गांधीयन ईरा, अर्थात गांधी युग, जिस युग में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो गांधी जी इस टाइम आए, इसलिए यहाँ से गांधी युग शुरू होता है। तो प्रश्न ये भी होता ना कि इसके पहले गांधी जी कहाँ थे। तो गांधी जी इसके पहले दक्षिण अफ्रीका थे। 1893 के आसपास में गांधी जी अफ्रीका गए थे एक व्यापारी के केस के सिलसिले में। वहाँ पे जब व्यापारी का केस का सिलसिला जब ख़त्म हो गया तो गांधी जी वापस आए। वहाँ पे तमाम जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, कुछ मुद्दे को लेकर के। काले और गोरे का जो भेदभाव वहाँ होता था उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। लेकिन गांधी जी का मुकदमा जब वहाँ पे समाप्त हो गया, जो लड़ाई लड़े थे गांधी जी के जिस केस के सिलसिले में गए थे व्यापारी के, वो केस जब समाप्त हुआ तो गांधी जी भारत आने के लिए तैयार हुए। लेकिन वहाँ के लोगों ने गांधी जी को रोक लिया। तो गांधी जी वहाँ रुक करके अनेक तरह से सत्याग्रह करने लगे और दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रह का कार्य निभाने के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। और भारत में आने के बाद से जब अखिल भारतीय राजनीति में जब प्रवेश किया तो अखिल भारतीय राजनीति प्रवेश करने के पहले उन्होंने चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में तमाम आंदोलन किए थे, तमाम सत्याग्रह किए थे, जो सफल भी हुआ था। उसके बाद हमारे यहाँ अनेक लड़ाइयाँ लड़े, अनेक धीरे धीरे यहाँ से अनेक आंदोलन स्टार्ट किए, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किए। तो यहाँ से स्टार्ट होता हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अर्थात असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि यह असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कारक, महत्वपूर्ण कारक रहे होंगे। उन कारकों को हम लोग एक पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग रहेगा कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे। देखिए, यह हमारा पहला पॉइंट है, जनता में घोर निराशा और असंतोष। ये क्यों हुआ? इसके पहले जितने भी आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों का उद्देश्य कुछ और था। कभी हम लोग क्रम से पढ़ते हुए आए हैं, तो कभी आंदोलनों का शुरुआत या फिर आंदोलनों का उद्देश्य जो था वो सुधार के से संबंधित था, किसी के निजी सुधार से संबंधित, किसी विशेष क्षेत्र के निजी सुधार से संबंधित था, विशेष सुधार से संबंधित था। लेकिन अब धीरे धीरे जनता स्वतंत्रता चाहती थी और लोकतांत्रिक चाहती थी, यानी कि लोकतंत्र स्थापित हो। तो जनता के मन में धीरे धीरे स्वतंत्रता की भावना यानी कि और लोकतंत्र की भावना पनपने लगी। तो इसलिए जनता अब जो आंदोलन कर रही थी वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन स्टार्ट की।
कि हम लोग को पूर्ण स्वायत्त या पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब हम लोग सुधार नहीं चाहते हैं, हमको हमारे के ऊपर शासन करने के लिए छोड़ करके आप लोग चले जाइए अंग्रेज़ों के लिए। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो जनता को निराश कर दी। जैसे इसी में क्यों आखिर ये जनता निराश हुई, तो इसमें ये हुआ कि जो युद्ध हो रहा था, कौन सा युद्ध, हम लोग इसके पहले भी टॉपिक में हम बताए थे कि इस टाइम अब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। उस टाइम हमारे देश के लोग अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। तो इस युद्ध में अनेक तरह से जोर जबरदस्ती से व्यय स्टार्ट हुआ। व्यय का मतलब है जो अंग्रेज़ सरकार थी वो अनावश्यक व्यय करना स्टार्ट किया था। जो वस्तु थे, वस्तुओं के मूल्य में असामान्य वृद्धि, असाधारण वृद्धि स्टार्ट कर दिए। जो अनेक प्रकार के व्यय, अनावश्यक खर्च तो स्टार्ट किए, वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि कर दी। और भी तमाम चीज़ें हुई, जैसे मत यानी कि जनता में, आम जनता में प्लेग, इन्फ्लुएंसा और अकाल की स्थिति हुई, जिसमें सरकार एकदम उदासीन हो गई। कुछ सरकार कोई भी काम करना स्टार्ट नहीं किया इसमें। और भी इसमें कुछ असंतोष और के पीछे, जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध, तो उसमें बहुत भारी मात्रा में सैनिकों में भर्ती की गई। लेकिन युद्ध के अंतिम चरण में जाते जाते सैनिकों में से तमाम लोगों को सैनिक से बाहर कर दिया गया। तो जितनी तेज़ी से युद्ध में सैनिकों के रूप में भर्ती की गई, अंतिम रूप से उतनी मात्रा में सैनिकों में छंटनी करके बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेरोजगारी उत्पन्न हुई। जनता यह अनुभव करने लगी कि यह जो सरकारें हैं, अर्थात यह जो इंग्लैंड की सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, ये बहुत बड़ी स्वार्थ है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट होता है कि इनके पीछे यही कारण है कि जनता इन कारणों की वजह से निराश हुई और उदासीन। रॉलेट एक्ट नाम सुने होंगे आप लोग, रॉलेट एक्ट, ये बहुत, इसको एक तरीके से काला कानून की संज्ञा दी गई है, काला कानून बोला जाता था। इसमें क्या है, इसमें ये हुआ कि अनेक वर्ग, जैसे भारत में कई वर्ग थे, अंग्रेज वर्ग भी थे, हमारे देश के अनेक उच्च वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, राजनेता वर्ग थे, राजशाही वाले वर्ग थे जो राजघराने से संबंधित थे। इन सभी वर्गों के विरोध के बावजूद अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट पारित किया, एक रॉलेट अधिनियम जैसे एक कानून पारित किया। इस कानून में यह प्रावधान था कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को, इसमें क्या है कि अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कभी भी गिरफ्तार कर सकता है और वो असीमित समय तक उसे नज़रबंद या फिर उसे गिरफ्तार करने के बाद से मनमाना समय तक, जब तक मन करे तब तक उसे नज़रबंद कर सकता है, उस पर मुकदमा चला सकता है। और इसके पीछे ये था कि वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए न तो कोई दलील, अपील और वकील रख सकता है, न तो अपने बचाव के लिए कोई बोल सकता है यानी कि दलील नहीं दे सकता है, न तो कोई अपने बचाव के लिए वकील रख सकता है, और न तो कहीं पर भी अपील कर सकता है। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस एक्ट जब पारित हुआ था 18 मार्च, ये जो एक्ट पारित हुआ था, इसको डेट लिख दें कि 18 मार्च 1919 को, 18 मार्च 1919 को यह एक्ट पारित हुआ था। और पारित होते ही जब दलील, अपील, वकील की जो प्रक्रिया थी ख़त्म कर दी गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद बोला था कि दलील, अपील और वकील का एक तरीके से अंत कर दिया गया है, यानी कि अब कभी भी दलील, अपील की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। नंबर पे हमारा आता है जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ये कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में। इसमें क्या था
गांधी जी ने जो ये एक्ट बना है रौलट एक्ट, इसी एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल करने का निश्चय किया था। कौन? गांधी जी। तो इसको हड़ताल करने का जो निश्चय किया वो 30 मार्च 1919 के दिन गांधी जी ने हड़ताल करने का निश्चय किया कि सभी लोग मिल करके 30 मार्च के दिन पूरा का पूरा रूप से हड़ताल करेंगे। लेकिन बाद में बीच में क्या हुआ कि ये डेट बदल करके 6 अप्रैल कर दिया गया। 6 अप्रैल को हड़ताल किया गया। और गांव 6 अप्रैल के दिन क्या हुआ कि गांव में, नगरों में, शहरों में, हर जगह पूर्ण रूप से एकदम हड़ताल किया गया। कुछ जगहों पे अंग्रेजों ने यह कहा कि अहिंसक का काम हो रहा है, अहिंसक। तो इसके लिए जब अहिंसक, कुछ जगहों पे अहिंसक दिखा करके सरकार ने दमन चक्र शुरू कर दिया कि आप लोग अहिंसा कर रहे हैं, हम अब अपना दमन चक्र स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ जगहों पे अहिंसा को दिखा करके सरकार ने दमन चक्र स्टार्ट किया। और अगले दिन 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अप्रैल को गांधी जी क्या हो गए? इसी जलियांवाला हत्याकांड में जब ये सारे लोग हड़ताल कर रहे थे तो हड़ताल के समय ही एक पंजाब का एक सैन्य कमिश्नर था। इसका नाम था जनरल ओडायर। जनरल ओडायर पंजाब का एक सैन्य कमिश्नर था। क्या नाम था उसका? जनरल ओडायर। ये जनता के ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एकदम बेचैन था। एक घटना हुई लगभग 10 अप्रैल के दिन। 10 अप्रैल को अमृतसर के एक डिप्टी कमिश्नर थे। 10 अप्रैल को अमृतसर के एक डिप्टी कमिश्नर ने क्या किया? 2 नेता थे, सत्यपाल और दूसरे नंबर पे थे डॉक्टर किचलू। इनको क्या किया? धर्मशाला में इनको नज़रबंद कर दिया। और ये भी आदेश किया कि इनको अमृतसर से निकाला गया। अमृतसर में प्रवेश करने की अनुमति से मना कर दिया। इतनी घटना हुई। पहले तो 30 मार्च को हड़ताल किया गया। 6 अप्रैल को ये 30 मार्च को गांधी जी हड़ताल करने का निश्चय किया था। लेकिन 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ। डेट बदल करके 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ। ठीक है। और 10 अप्रैल को एक डिप्टी कमिश्नर हैं, इन्होंने धर्मशाला में सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नज़रबंद कर दिया गया और अमृतसर में इसे प्रवेश करने से रोक लगा दिया। साथ ही 7 अप्रैल को गांधी जी को उन्हें उठा लिया गया। अब इतना घटना होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग हुआ। इन सभी घटनाओं होने के बाद से अमृतसर में वहाँ की जनता ने क्या किया? जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया। अब इस सभा में ध्यान से सुना, जो जलियांवाला अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है, बाग में यहाँ पे एक सभा हुई है। एक सभा का आयोजन किया गया। जितने राजनेता थे, लोग थे, उस सभा का आयोजन किया। और इस सभा में क्या किया? बिना कुछ किए जो जनरल डायर था, इन्होंने क्या किया? चारों तरफ से पुलिस से घिरवा करके अंधाधुंध एकदम गोलियां चलवाई।
खूब गोलियां चलवाई। जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को यही जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को घटना हुई थी, जिसमें सभा हो रहा था और इस सभा में चारों तरफ से मतलब जो मुख्य गेट था और कहीं से गेट निकलने का जगह नहीं था, तो मुख्य गेट के तरफ से ही पुलिस को लेकर के सैन्य जो अधिकारी था जनरल डायर, ये पुलिस को लेकर के और अंदर घुस करके खूब गोलियां चलवाई। इतनी गोलियां चलवाई कि कहा जाता है कि बहुत लोगों की जानें गई थी और इस पे पूरे भारत के पूरे देश के मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर आया। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इस घटना के बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर को एक सर की उपाधि दी गई थी, एक सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। तो इस घटना जब ये घटना हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्या किया, वापस कर दिया। वापस कर दिया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, इतनी घटना होने के बाद अंग्रेज़ों ने एक कमेटी, एक इसकी जांच करने के लिए, इस घटना को जलियांवाला घटना को जांच करने के लिए एक हंटर कमेटी नियुक्त की। हंटर कमेटी की नियुक्त की। अब देखो ये हंटर कमेटी किस लिए नियुक्त होता है, ये हंटर कमेटी इसलिए नियुक्त होता है कि जो जनरल डायर ने जो जलियांवाला हत्याकांड में जितनी भी गोलियां चलवाई, इसकी जांच करवाने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक हंटर कमेटी की नियुक्ति की। अब हंटर कमेटी की नियुक्त करने के बाद से इसका रिपोर्ट क्या आया, तो इनकी रिपोर्ट क्या आया, तो ये जनरल डायर थे, इनको दोषी मानने के अलावा इनके कामों की सराहना किया गया। कर्तव्य, सत्यनिष्ठ, लेकिन जो तरीका था, तरीका को गलत बताया गया, गलत। और अप्रत्यक्ष रूप से सराहना किया गया, सराहना किया गया। यहाँ सुने, यहाँ से एक जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, तो इसमें अनेक लोग, बहुत लोगों की जानें गई थी, खूब अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। तो इसकी जांच करवाने के लिए हंटर कमेटी की एक गठित की गई है। ये इन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, अमृतसर की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद यह जो जनरल डायर थे, इनको दोषी न करके इनको यह कहा कि कर्तव्य से सत्यनिष्ठ, ये अपने कर्तव्य के प्रति सत्य थे, इन्होंने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। लेकिन तरीका जो ये यूज की है वो गलत था। अपने कर्तव्य को तो सही तरीके से यूज किया, अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाया, लेकिन वो तरीका जो था वो गलत था। लेकिन यह कमेटी ने अप्रत्यक्ष रूप से इनकी सराहना किया था, ठीक है, दंड देने के अलावा इनकी सराहना किया था, ठीक है। आगे हमारा एक और कारण आता है जिनको बोला जाता है कि खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, इसमें क्या, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये चीज़ हम बताए हैं, जो टर्की देश है, इस टर्की से एक सेवर्स की संधि हुई थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों से एक सेवर्स की संधि हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों से यह मतलब ऐसा संधि हुई थी, और यहाँ की जो सुल्तान हैं, जो टर्की के जो सुल्तान हैं, सुल्तान ऐसे लिखा है, सुल्तान की जो स्थिति है उनको बनाए रखेंगे, ये हुई थी।
इस संधि में सुल्तान की स्थिति को बनाए रखेंगे, ऐसे संधि हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के लिए कि विश्व युद्ध हो रहा है, उसमें सहयोग करने के लिए जो भी था। तो टर्की वास्तविक रूप में क्या हुआ कि जो ये सुल्तान थे इनके सारे अधिकार को छीन लिया गया और छीन लिया गया। अब इसमें क्या है, जो भारत के मुसलमान हैं वो टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते हैं। सुल्तान को भारत के जो मुसलमान हैं वो अपना क्या मानते हैं, खलीफा। और खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। ये धर्मगुरु मानते हैं कौन, भारत के मुसलमान। तो इसके वजह से भारत के जो मुस्लिम थे इसको टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते हैं। खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। इनको अपना धर्मगुरु मानते हैं और इनकी स्थिति बनाए रखने के लिए जो आश्वासन दी गई थी, लेकिन इनके अधिकार को क्या किया गया, छीन लिया गया। किसने छीना, अंग्रेज़ों ने छीना। और जब अंग्रेज़ों ने छीन लिया तो यहाँ पे जो भारत के जो मुसलमान थे ये नाराज हो गए कि भाई हमारे जो धर्मगुरु हैं उनके अधिकार तुम लोग छीन लिए, ठीक ना। अब इसलिए जो इस खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए मुसलमानों ने, भारत के जो मुसलमान थे इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। यही आंदोलन क्या कहलाया, खिलाफत आंदोलन। एक बार और देखा, खिलाफत आंदोलन में हुआ था टर्की में सुल्तान की स्थिति बनाए रखने की एक आश्वासन दिया गया था। किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन सेवर्स की संधि में क्या हुआ, ये सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए और ये सुल्तान को भारत के जो मुसलमान थे वो अपना खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब क्या होता है, धर्मगुरु। ये अपना धर्मगुरु मानते हैं। तो भारत के जो मुस्लिम थे इन्होंने ये खलीफा अर्थात धर्मगुरु की पुनर्स्थापना के लिए भारत के मुसलमान ने यहाँ पे भारत में आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। और इसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन भी किया था। हमारे यहाँ के जो महात्मा गांधी हैं, जब एक खिलाफत आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन में हमारे महात्मा गांधी जी समर्थन किए थे और अन्य लोगों से भी अपील किए थे कि इन मुसलमानों के लिए, जो इनके धर्मगुरु के लिए जो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध कर रहे हैं उनका आप लोग समर्थन करें। अब देखिए इसमें 6वें नंबर पर है कांग्रेस की नीति। इसमें कांग्रेस की नीति क्या है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ पे, कांग्रेस जो कांग्रेस थे, ये कांग्रेस में का जो ये 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया। हुआ क्या, 20 दिसंबर के दिने जो ये प्रस्ताव पारित हुआ था, 20 दिसंबर के दिने भारी बहुमत से ये प्रस्ताव क्या हुआ, पास हो गया। नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पास किया गया। क्या हुआ, 1920 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। उस समय 2 अधिवेशन हुआ था। एक कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव पारित करने के बाद से 20 सितंबर 1920 को नागपुर में क्या किया गया, इस प्रस्ताव को क्या किया गया, पास में। क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या कर दिया, इस प्रस्ताव के माध्यम से जो असहयोग आंदोलन का पूरा का पूरा अधिकार गांधी जी को दे दिया गया। ठीक है,
कांग्रेस की एक नीति थी। सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया। किसने किया? गांधी जी ने किया। कैसा प्रस्ताव था कि एक असहयोग आंदोलन किया जाए, जिसमें असहयोग आंदोलन क्या किया गया कि हम लोग सरकार का असहयोग करेंगे, सहयोग कुछ नहीं करेंगे। तो ये सितंबर 19 में नागपुर में इस प्रस्ताव को पास किया गया और कांग्रेस ने इस आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन की सारी शक्तियाँ, सारे अधिकार किसको दे दिए? गांधी जी को। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो इस असहयोग आंदोलन को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।